केंद्रातल्या भाजपच्या सरकारने म्हणजे मोदी सरकारने देशाच्या अन्नदात्याची हालअपेष्टा ज्या पद्धतीने केली, सत्तेमध्ये यायच्या पहिले जे काही स्वप्न दाखवले आणि सत्ते आल्यानंतर देशाच्या जनतेला शेतकऱ्यांच्या विरोधात 3 काळे कायदे आणून शेतकऱ्यावर अत्याचाराची सुरुवात केली। शेतकऱ्यांनी आपल्या न्यायिक अधिकारासाठी जेव्हा लढाई सुरू केली तर ज्या दिल्लीच्या सीमेवर 25 किलोमीटर अंतरावर खिळे काढले गेले, यांच्याजवळ कोणी जाऊ नये त्याची व्यवस्था निर्माण केली, भिंती टाकण्यात आल्या। 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावर झेंडा फडकून दुसऱ्याच्या आपल्याच कार्यकर्त्याच्या हाताने झेंडा पडवून शेतकऱ्यांवर आरोप लावण्यात आले, आतंकवादी नक्षलवादी या पद्धतीने त्यांना दोषारोपण लावण्यात आले आणि गुन्हे दाखल करण्यात आले। आणि त्याच्यानंतर कळस लखीमपूर खैरीमध्ये जो गाठला गेला, शेतकऱ्यांनी न्यायिक हक्कासाठी ज्या 3 काळ्या कायद्याच्या विरोधात लढाई सुरू केली, तर केंद्रातल्या मंत्र्याच्या मुलांनी या शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाडी चालवून पत्रकार आणि शेतकऱ्यांना कुचलून मारलं आणि या अत्याचाराची सीमा त्यांनी ओलांडली। त्यावेळेस मागणी झाली की त्या मंत्र्याचा राजीनामा झाला पाहिजे, पण अजूनपर्यंत त्याचा राजीनामा झाला नाही। म्हणजे याचाच अर्थ नरेंद्र मोदींच्या इशाऱ्यावर त्या पद्धतीचा एक हत्याकांड घडवला गेलेला होता, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे। आणि त्या हुतात्म्यांना, त्या 3 शेतकऱ्यांच्या आणि पत्रकारांच्या ज्या अस्थी आहेत, त्या अस्थी आता आपल्या महाराष्ट्राच्या भूमीवर आणल्या जाते आहेत आणि त्यांच्यावर झालेला त्यांच्या ज्या न्यायिक हक्कासाठी त्यांनी जी लढाई उभी केली होती ती सक्सेस व्हावी आणि हुतात्म्याचं बलिदान वाया जाऊ नये यासाठी महाराष्ट्रामध्ये जे अस्थी आणल्या जातात आहेत, त्यांचं आपले जे महाराष्ट्रातले सगळे पवित्र स्थळ आहेत त्या ठिकाणी, जसं आता रेड्डी साहेब सांगितलं, त्या सगळ्या स्थळाला त्या ठिकाणी भेटी दिल्या जाणार आहे। 29 तारखेला 28 तारखेला एक मोठं या ठिकाणी एक सभा पण घेतली जाणार आहे आणि त्या सभेमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि संयुक्त कृती समितीचे म्हणजे कामगार संघटनेचे सगळे लोक आणि मोठ्या प्रमाणात कामगार आणि शेतकरी त्या सभेला उपस्थित राहणार आहे आणि म्हणून ही संयुक्त मीटिंग आम्ही या ठिकाणी घेतो आहे। जे 3 काळे कायदे सकाळी म्हणजे 2-3 दिवसाच्या पहिले देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले की आम्ही वापस घेतो आहे, पण इतके खोटं बोलून सत्तेत आल्यानंतर आता या देशाच्या शेतकऱ्यांचा, अन्नदात्याचा विश्वास नरेंद्र मोदींच्या शब्दावर राहिलेला नाही। त्याचे अनेक उदाहरण देता येईल। जेव्हा नोटबंदी आणली गेली, नोटबंदी अगर फेल झाली तर तुम्ही ज्या चौकात म्हणाल त्या चौकात मी सजा भोगायला तयार आहोत। आता नोटबंदी फेल झाली पण प्रधानमंत्र्यांनी माझी नोटबंदी फेल झाली आणि मला आता कोणत्या चौकात सजा देता असं त्यांनी दुसऱ्यांदा उच्चार केलेला नाही। या देशाचा इतिहास राहिलेला आहे की लाल बहादूर शास्त्रीचं उदाहरण आपल्याला सगळ्यात चांगलं देता येतं की रेल्वेचा ऍक्सिडेंट झाला आणि त्याची जबाबदारी घेऊन स्वतः लाल बहादूर शास्त्रींनी आपल्या पदाचा, रेल्वे मंत्री पदाचा राजीनामा दिलेला होता। पण आज आपण पाहतोय की भाजप ज्या पद्धतीनं देश रोज विकते आहे आणि देशाच्या सगळ्या व्यवस्थेला आणि संविधानिक व्यवस्थेला डॅमेज करण्याचं काम करते आहे आणि म्हणून आता जनतेचा दबाव त्याच्यामध्ये निर्माण झाला पाहिजे, देश वाचला पाहिजे। देशाच्या संस्था विकायचं काम जे मोदी सरकार करते आहे, देशाचं संविधानिक व्यवस्था संपवायचा जे प्रयत्न करताय, त्याच्यासाठी आम्ही सगळी लोक एकत्रित येऊन त्यांच्या विरोधातली ही लढाई, त्यांच्या विरोधातली ही लढाई आता आम्ही सुरू केलेली आहे। त्याच्यामुळे हा काही राजकीय भाग नाही, हा देशाच्या संविधानिक आणि देशाला वाचवण्यासाठी आम्ही सगळेजण एकत्रित आलेलो आहोत। एवढंच या निमित्तानं आम्ही तुम्हाला स्पष्ट करतो। काय प्रश्न विचारायचे? हाँ, हिंदी बोल देते ना? हिंदी। हाँ, संयुक्त किसान और मजदूर मोर्चा महाराष्ट्र की ओर से
जिस तरह से देश में 3 कृषि कानून बनाए गए, किसानों का आंदोलन शुरू हुआ और लगभग 16 महीने आंदोलन चला। आंदोलन के दरमियान कई घटनाएं हुई। लाल किले की घटना, रास्ते पे कील बैठा देना, एक युद्ध की परिस्थिति निर्माण करना, ये सारी चीजें देश ने देखा। लेकिन सबसे गंभीर विषय जब हुआ, जब लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सपूत ने किसानों पर गाड़ी चलाकर उनकी निर्मम हत्या करने का काम किया, और निश्चित रूप से उसी की अस्थि किसान मोर्चा ने तय की कि इसे पूरे देश में हम ले जाएंगे और अलग जलाने का काम करेंगे। उसी उपलक्ष्य में महाराष्ट्र में सभी दलों के सहयोग से जो हमारा किसान सभा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, साथ ही साथ में जो मजदूर संगठन है, सभी संगठनों के साथ इसमें सहभागी है। मुंबई शहर में 27 तारीख को जिस तरह से रेड्डी साहब ने बताया कि अलग अलग जगह पर अस्थि को ले जाया जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शिवाजी पार्क में स्मारक है वहाँ ले जाया जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर की चैत्य भूमि तक ले जाया जाएगा, वहाँ से बाबू गेनू जो आज़ादी की लड़ाई में एक मजदूर ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनके स्मारक पर ले जाया जाएगा। हुतात्मा चौक संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई में जिन लोगों ने बलिदान दिया वहाँ, और उसके बाद महात्मा गांधी के पुतले पर ले जाके इसका समारोह होगा। निश्चित रूप से किसान आंदोलन ने पहली बार मोदी सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया। निश्चित रूप से जिस तरह से किसानों ने 3 कानून को विरोध करने का काम किया, 700 अधिक लोगों ने अपने प्राण गंवाए, और तब जाके जिस तरह से माहौल पूरे देश में बना। आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है, जिसके कारण राजनीतिक परिस्थिति को देखकर मोदी साहब ने तीनों कानून को वापस लेने का निर्णय लिया। पार्लियामेंट में रिपील होगा, लेकिन किसान भाइयों की मांगे पूरी तरह से पूरी नहीं हुई। किसान भाइयों की मांग है, पहले दिन से मांग है कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बना के किसानों को गारंटी दी जाए कि उनके उपज को वाजिब दाम मिले। दूसरी मांग बिजली को लेकर है, और सबसे बड़ी मांग जिसका सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी उन्हें 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा केंद्र की सरकार दे, ये मांग किसानों की है। साथ ही साथ मजदूरों को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी मांगे हैं, लेकिन प्रमुख 3 मांगे हैं कि देश के अंदर एमएसपी का कानून बनाया जाए। जब मोदी साहब इस कमेटी के अध्यक्ष थे कंज्यूमर के, उस समय उन्होंने सिफारिश की थी मनमोहन सिंह जी की सरकार में कि जब तक एमएसपी के लिए कोई कानून नहीं बनता तब तक किसानों को कोई एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा नहीं। अगर मोदी साहब ने स्वयं ये सिफारिश की थी तो मोदी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि ये कानून बनाएं, और ये भी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को सस्ती बिजली मिले, उसकी व्यवस्था कानूनन की जाए। और 700 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, निश्चित रूप से उन्हें मुआवजा देना होगा, क्योंकि अगर सरकार पहले दिन बिल वापस ले लेती, 16 महीने अगर ये आंदोलन नहीं चलता तो इतने लोगों की जानें नहीं जाती। और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, हम सबकी मांग है कि मंत्री महोदय अगर केंद्र में गृह राज्य मंत्री है, जो चेतावनी देकर लोगों की हत्या करने का काम करते हैं, गिरफ्तारी होती नहीं, न्यायालय में मामला जाता है तब गिरफ्तारी होती है, और जब तक गृह मंत्री के पद पे वे बने रहेंगे किसानों को इंसाफ नहीं मिल सकता। उन्हें तत्काल रूप से बर्खास्त करना चाहिए, ये भी सभी किसानों की मांग है, और हम उसका भरपूर समर्थन करने का काम करते हैं। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ये किसानों की पार्टी कभी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी किसानों के माल की लूट करने वालों की पार्टी रही है। देश में जिस तरह से किसानों के संसाधनों का लूट हो रहा है, उनकी उपज जिस तरह से सोयाबीन को दाम मिल रहा था, किसानों का सोयाबीन घर तक आने वाला है,
तो इंपोर्ट करके दाम को घटाने का फैसला मोदी साहब ने किया। जब जब किसानों के हित की कोई बात आती है तो कहीं ना कहीं किसानों के माल की लूट करने वालों के समर्थन में ये सरकार खड़ी रहती है। पूरी तरह से केंद्र की बीजेपी की सरकार किसानों के और मजदूरों के खिलाफ है। जिस तरह से कृषि विधेयक बनाए गए उस तरह से भी लेबर कोड बनाया गया है, जिसके तहत मजदूरों के भी बहुत सारे अधिकारों का हनन होने वाला है। उसको लेके भी राज्य सरकार अलग अलग दिशा में सोचने का काम कर रही है कि कैसे इन चीज़ों को भी हम रोक सकते हैं। निश्चित रूप से ये संयुक्त किसान मोर्चा जो देश का है उसके समर्थन में लगातार मुंबई शहर में हम सभी दलों ने मिलकर समर्थन में आंदोलन किए। इसी आज़ाद मैदान में सभाएं हुई और निश्चित रूप से 27 तारीख के कार्यक्रम में सभी लोग हम साथ में रहेंगे। और 28 तारीख की जो सभा है उसमें पॉलिटिकल नेताओं को ना लाके जो किसान सभा का मजदूर संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा है उसका निर्णय है कि मंचों पे नेताओं के भाषण ना हो। निश्चित रूप से किसान नेता उसमें टिकैत जी होंगे, अन्य नेता होंगे। हमारी किसान सभा जो है या कांग्रेस पार्टी के जो किसान सेल के लोग हैं निश्चित रूप से उस मंच को साझा करेंगे, लेकिन कोई पॉलिटिकल नेता उस मंच को हम लोग साझा नहीं करेंगे। लेकिन जो अस्थि जो शहर में अन्य जगहों पे ले जाई जाएगी उसमें सभी नेता शामिल होंगे। अगर कोई प्रश्न होगा तो निश्चित रूप से सभी लोग जवाब देंगे। धन्यवाद। जी 28 को अस्थि कलश जी 27 को अस्थि कलश रैली होगी, अभिवादन समारोह महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के पास तारीख को रैली। उस अस्थि कलश का जो रैली निकलेगी उसका समारोह महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने होगा। First of all, I want to congratulate to all the farmers and all the parties who have supported the farmers, and now we are at the winning point. Still, the captain of politics have already said that still we have not won fully the whatever they have used, which they are asking. But one question I would like to ask the champion of politics, Mr. Nawab Malik. Sir, our country has got independence since last 70 years. But being a journalist, I would like to ask you with due respect that since the 70 years we are having this independence, and day by day our politics is becoming worse and worse. Now our BJP government is the finest rule is coming, ruling the party, ruling the country, Indian country. But day by day it's becoming worse and worse. No, what you asked the question. You asked the question. But I want to know that how it is going to improve. See, there is a constitution in the country. Right, sir. Nobody can go beyond the constitution. If any government have right to bring a bill, they have right to repeal the act. Definitely, many of the things are happening in this country. People are scared. So I thought there should not be any kind of a scare in the mind of an Indian citizen. You all are equal, whether you belong to a political party or a common man. You have equal right. You have to understand. And Constitution of India is still alive. Nobody can go beyond the Constitution. आपण एक तो मला असं वाटतं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो प्रेस जिस विषय में चल रही है उसी विषय में लटके रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा क्योंकि ये महत्वपूर्ण इशू है, उसमें हमारे एक पत्रकार का भी उस लखीमपुर खीरी में हमारा एक पत्रकार भी शहीद हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका सीरियसनेस रखकर हम लोग इसी लाइन पे रहेंगे तो ये इशू को प्रॉपर हम बना सकें। बरोबर आहे, आम्ही त्याचा प्रयत्न करू। हा जनतेचा उद्रेक आहे आणि कोरोनाच्याही या परिस्थितीमध्ये जे नियम ठरलेले त्याचं पालन करण्याचा एक प्रयत्न केला जातो। मी पहिले सांगितलं की ही राजकीय रॅली नाही,
आम्ही सगळे पक्ष, कारण की आपण पाहिलं की ज्यावेळेस हे 3 काळे कायदे आले, त्या 3 काळे कायद्याच्या विरोधात ऑलरेडी आम्ही सगळ्यांनी विरोध केलेला होता आणि या देशातल्या अन्नदात्याला संपवण्यासाठी ते कायदे केलेले होते. आज त्याच्यानंतर जी अत्याचाराची छडी ती निर्माण केली आणि त्याच्यानंतरचा हा उद्रेक आहे, हा शेतकऱ्यांचा आणि कामगारांचा उद्रेक आहे, पत्रकारांचा उद्रेक आहे आणि म्हणून या उद्रेकाला लोकशाहीच्या या व्यवस्थेमध्ये आम्ही सोबत सगळ्यांनी लढलं पाहिजे. याला राजकारण आलं नाही पाहिजे, ही त्याच्यातली काळजी घेतली जाणार आहे. जो दोषी असेल त्या दोषीवर कारवाई व्हावी, कारण की ही देशाची लढाई आहे, देशाच्या संविधानिक व्यवस्थेची लढाई. याचं आम्ही पहिले स्पष्टीकरण आपल्याला दिलेलं आहे. एक सवाल ये बन रहा है कि जो इन कायदों को लेकर आप सब लोगों ने विरोध किया, वो केंद्र सरकार ने वापस देने का फैसला किया है, लेकिन बावजूद इसके जो किसान हैं वो आंदोलन जारी रख रहे हैं. आप उन किसानों से क्या विनती करना चाहेंगे? लंबे समय से वो आंदोलन कर रहे हैं, जो मुख्य मांग थी वो सरकार ने अपने घुटने टेक दिए. आपको लगता है लोगों ने घर जाना चाहिए, घर परिवार? विश्वास किसके ऊपर करें? कैबिनेट में भी फैसला हो गया. वो सुनो ना, देश के प्रधानमंत्री, आपको नोटबंदी का एक सिंपल उदाहरण हमने दिया कि प्रधानमंत्री जी ने खुद गोवा में नोटबंदी के बाद कहा था कि अगर नोटबंदी 50 दिन में अगर फेल होती है तो आप जिस चौक में बोले उस चौक में मुझे जो सजा दे मैं उसके लिए तैयार हूँ. आज देश किसी से भी पूछ लीजिए, आप अपने से भी पूछ लीजिए कि नोटबंदी सक्सेस हुई क्या. अगर देश का प्रधानमंत्री ओपनली अगर ये वक्तव्य देता है और उसका पालन नहीं करते हैं, देश को नोटबंदी में बर्बाद हो चुका है. क्यों नहीं देश का प्रधानमंत्री जनता के सामने आता? क्यों नहीं कुर्सी खाली करने की बात करता? करना कि नहीं करना, देश की जनता माफ करना कि नहीं करना, आखिर लोकतंत्र है. प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया तो उनके ऊपर विश्वास कौन करेगा? कई सवाल खड़े हो चुके हैं. पहला ऐसे देश का प्रधानमंत्री है, हम लोग 74 साल पूरे करके 75 साल में लोकतंत्र में जा रहे हैं और ये देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे कि उनके ऊपर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं, देश का अन्नदाता तैयार नहीं. उनके बोलने की बात अलग होती है और फिर दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं. और इसलिए कैबिनेट में भी डिसीजन हो गया होगा, लेकिन पार्लियामेंट में ये कायदा रिफिल करना पड़ेगा क्योंकि ये कायदा है, ये संविधानिक दुरुस्ती करके लाई गई है, तो उनको वो लाना पड़ेगा. उसका ड्राफ्ट कैसा रहेगा, कैसा कायदा रिफिल करने वाले, जब तक वो सामने नहीं आएगा, जब तक उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता और विश्वास नहीं किया जाता करके उनके ऊपर सवाल खड़े हो चुके हैं. देखिए, पहले दिन से जब किसानों से बातचीत चल रही थी तो तीनों कानून रद्द किए जाए, इसके साथ साथ एमएसपी का कानून बने, ये मांग पहले दिन से थी. हमें लगता है किसानों की अधूरी मांगे पूरी हुई है. एमएसपी के कानून की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई और केंद्र की गलत नीतियों के कारण 700 से ज़्यादा लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं. तो अगर सरकार उसकी जिम्मेदारी उसके पर है तो उनको मुआवजे की भी बात करनी चाहिए. हमें लगता है किसी भी लोकतंत्र में संवाद बिना कोई भी रास्ता नहीं निकलता. शुरुआत में संवाद बनाया गया, फिर आंदोलन को बुलडोज करने की कोशिश की गई. अब एक तरफा घोषणा हो रही है कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए. अब कुछ किसान कहे कि क्या देश के किसानों के लिए कानून बना था कि कुछ किसानों के लिए? हमें लगता है जिस तरह से शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें बताई जा रही है वो गलत है. पहले दिन से किसान मांग कर रहा था कि एमएसपी का कानून बने. केंद्र की गलत नीतियों के कारण 700 किसानों ने जाने दी है. हमें लगता है संवाद बनाए, एमएसपी का कानून बने, किसानों के जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं उन्हें मुआवजा दें. तो हमें लगता है संयुक्त किसान मोर्चा बात के लिए तैयार है. बात की शुरुआत मोदी सरकार करे. तो अनहित में था. पहले ये स्पष्ट हो गया कि पहले जो कानून बना था वो देश हित में नहीं था. 15 महीने आंदोलन चला, मोदी जी के गलत निर्णय के कारण चला और 700 लोगों ने अपनी प्राण गंवाए तो मोदी जी के गलत नीतियों के कारण गंवाए. इसीलिए हमारा कहना है कि 700 किसान जिन्होंने प्राण गंवाए उनको मुआवजा दें और संवाद शुरू करें, एमएसपी का कानून बनाए और दीगर मांगे हैं उस पर भी चर्चा शुरू हो. पटौनी जी, जो साक्षी महाराज ने कहा कि कानून बनते बिगड़ते
वापस आ जाएगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? उसके आगे जो राज्यपाल जी है उनके कोई मिश्रा जी, उन्होंने तो कहा कि ठीक है, ये जैसे ही चुनाव हो जाएंगे तो और कानून वही लाएंगे हम। तो जो है उनका स्पष्टता नहीं है। बीजेपी के लोग एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम बदल रहे हो कानून को, रिफिल कर रहे हैं, और एक तरफ उन्हीं के लोग बोल रहे कि हम लोग वही कानून दोबारा लाएंगे। तो जिस तरह से किसानों की चेष्टा की जा रही है, देश के अन्नदाता की चेष्टा की जा रही है, ये बात गंभीर है। और इसलिए हमने शुरुआत में कहा है कि किसान मोर्चा हो या हम सभी दल है जो इस 3 कानून के विरोध किए थे, सब एक साथ इस लड़ाई को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और ये लड़ाई उसी तरह की है। और आपको एक बात याद होगा कि अब इन लोगों के ऊपर विश्वास कोई नहीं करने को तैयार है, और जब विश्वास ही इस देश की सरकार पे अब किसी का नहीं रहा, और उनके राज्य के भी नेता क्या बोलते कि मुट्ठी भर किसान जो इस कानून के विरोध में थे, मुट्ठी भर, ऐसे ही उनके मुंह से जवाब आते थे। अब मुट्ठी भर किसानों के लिए तुम कानून को रिफिल कर रहे हो। इसलिए ये जो इन लोगों ने किसानों की जो मजाक बना के रखी है देश में, यही सबसे बड़ी देश के लिए खतरनाक बात है। एक सवाल नौसर से, आपने कहा कि जो बाकी की मांगे वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक डेडलाइन होनी चाहिए कि 3 कानून को रद्द करने देखिए, ऐसा डेडलाइन बनाने का काम सरकारों का होता है। लोकतंत्र में रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन के साथ साथ। अपोजिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, लेकिन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं है, कोई बातचीत नहीं होती, रास्ता निकालने का प्रयास नहीं होता। इतना बड़ा आंदोलन चला, सभी सर्वदलीय बैठक कभी बुलाई नहीं गई। हमें लगता है हम जो सोचेंगे उसी तरह से देश चलेगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं चलता। बातचीत की शुरुआत करें। एमएसपी का कानून मोदी साहब की सिफारिश थी, 700 किसानों की जाने गई, जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। तो कम से कम संयुक्त किसान मोर्चा से संवाद शुरू करें। जब तक बातचीत नहीं होती, लोकतंत्र में रास्ते नहीं निकलते। बात ही नहीं करेंगे, अपनी शर्तों पे बात करेंगे, हमें लगता है ये मोदी सरकार का रवैया ठीक नहीं। हम मांग करते हैं कि अगर कोई भी डेलीगेशन किसानों का आता है और सर्वदलीय बैठक के साथ भी उसमें अगर कोई चर्चा होती है, तो हमें लगता है कि और भी बेहतर हो सकता है। शायद तोमर जी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, शायद मोदी जी और शाह जी का किसानों को लेकर समझ कम होती हो। बहुत सारे किसान नेता इस देश में हैं जो विपक्ष में हैं, वो भी साथ में बैठे। हमें लगता है चर्चा करनी है तो किसान जो संगठन है वो, सभी पक्ष के नेता और सरकार, ट्राईपार्टेट भी अगर डिस्कशन होगा तो कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन रास्ता निकालने की इच्छा होनी चाहिए, जो 15-16 महीने से नज़र नहीं आ रही थी। लोकसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तो आप ही की पार्टी शिवसेना में उनको वहाँ गए, उन्होंने सपोर्ट किया ना विरोध किया। राज्यसभा में एनसीपी की तरफ से भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। जब ये बिल लोकसभा, देखिए ऐसा है कि कोविड को लेके कोई गैलरी में बैठा है, कोई नीचे बैठा है। जिन परिस्थितियों में बिल लाया गया, पहले दिन सिफारिश की गई थी कि इसे चिकित्सा समिति के पास भेजा जाए ताकि इस पर गहन चर्चा हो, लेकिन सरकार को बुलडोज करना था, उन्होंने बुलडोज कर दिया। ये भी कहा जाता है कि पवार साहब इसी तरह का बिल लाना चाहते थे। हाँ, पवार साहब बिल लाना चाहते थे कंसेंसस बना के, सभी पक्षों को विश्वास में लेके, सभी सरकारों को विश्वास में लेके। हम सोच रहे हैं हम कर देंगे, ये भूमिका कभी भी यूपीए सरकार की नहीं थी। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने निर्णय लिया, हमें लगता है बुलडोज किया है, इसीलिए वापस लेना पड़ा। अभी भी अगर रास्ता निकालना चाहते हैं तो देश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो विपक्ष की भी आवाज़ रहती है। विपक्ष, केंद्र की सरकार, संयुक्त किसान मोर्चा साथ में कोई एक सिस्टम बनाए, बातचीत शुरू करे, रास्ता निकलेगा। स्वामीनाथन आयोगाच्या ज्या काही शिफारसी आहेत त्या लागू करण्याकरता महाविकास आघाडी सरकार केंद्र सरकारला निवेदन वगैरे देणार का? काही आंदोलन वगैरे राज्यभरात तुम्ही करणार आहात का या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी? ऑलरेडी आमचं काम चालूच आहे आणि ही जी आता आंदोलन चालू आहे, आता हे आपल्या 27
28 तारखेला जे आपल्या राज्यामध्ये जे अस्थिकलश होऊन राहिले शेतकऱ्यांचे आणि पत्रकाराचं, त्याच्या मागचा उद्देशच तो आहे की शेतकऱ्यांचा हिताचा कायदा व्हावा, फुलप्रूफ असावा, शेतकऱ्यांची लूट कुठे होता कामा नये याची काळजी आता ह्या नवीन कायद्यामध्ये असावी, ही भूमिका आमची आहे आणि त्या पद्धतीचा कायदा आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी याच्या बरोबर आहे ना, फुलप्रूफ कायद्यामध्ये स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसी आल्याच पाहिजे. एक सवाल आपण म्हणतो आहे की जसं भाजपच्या विरोधात सगळ्यांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे, तर आलेलेच आहो. दुसरीकडे तुम्ही सांगता की स्थानिक स्वराज्य निवडणुका ज्या आहेत त्या काँग्रेस स्वबळावर मी बघा 2 गोष्टी सांगितल्या. तो राजकारणाचा भाग आहे आणि हा भाग जो आहे देशाच्या हिताचा, देशाच्या शेतकऱ्यांचा, त्याच्यासाठी आम्ही एकत्रित आलेलो असं आम्ही सुरुवातीला सांगितलं. तुमचा प्रश्न येणार आम्हाला माहितच होता म्हणून आम्ही पहिलेच सांगितलं. माध्यमांच्या मधात फसलेला आहे. सर एक बात और, ये बात हो रही है कि अभी किसान आंदोलन खत्म होने के बाद में वापस से एनआरसी अभी शुरू होने वाला है, तो इसके बारे में नहीं, अभी आज विषय नहीं, बाद में बात करेंगे. बाद में बात करतो उसका. एसटी बंद आहे, ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांना जर तुमच्या सामील व्हायचं असेल या मोर्चामध्ये, मार्ग खूप आहेत, मार्ग खूप आहेत. थँक्यू. संपवा. मार्गाचं कामगारांच्या हक्कांचं हनन होत आहे, कामगारांवरती तो- पण अनेक शोषण ते होत आहे. बाबतीत- गेल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये गेल्या 15 दिवसांपासून आझाद मैदानामध्ये एसटी कामगार आंदोलनाला बसलेले आहेत. त्यांचे काही अजूनपर्यंत निर्णय लागले ते तर बघा, ते स्पष्ट आहे. सरकारच्या वतीनं आम्ही स्पष्ट केलेलं आहे. त्यांच्या ज्या फायनान्शियल जेवढ्या काही डिमांड होत्या कामगारांच्या, एसटी कामगारांच्या, त्या सगळ्या पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. पण भाजप त्यांना ज्या पद्धतीने फूस लावली, त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपल्या स्वतःच्या राजकीय पोळ्या शिकायला निघाले. आज ते चुकड्यावर पडले. त्याच्यामुळे लोकांची गैरसोय झाली. जसा प्रश्न विचारला की बस बंद झाल्यामुळे किती लोकांची गैरसोय झाली आणि दिवाळीच्या सणाच्या काळात भाजपला राज्यामध्ये असंतोष माजून त्यांना राज्याचे सरकार असतील आणि राज्याची बदनामी करायचा जो प्रयत्न चालू आहे, हेच खऱ्या अर्थानं चुकीचं आहे. राहिलं खाजगीकरणाचा आणि शासकीकरणाचा जो भाग आहे, आता केंद्राच्या सगळ्या प्रॉपर्ट्या विकायला लागल्या. BSNLचं परवाच त्यांनी जाहिरात काढली, रेल्वे विकून टाकले, सगळ्यात जेवढं काही असतील त्यांच्या केंद्र सरकारच्या ज्या पब्लिक सेक्टर आहेत ते सगळे विकायला निघाले. आणि राज्यामध्ये एकीकडे सांगायचं की आम्हाला आता शासकीकरण पाहिजे आणि म्हणून मुंबटीवरची व्हिडिओ तुम्हीच फिरवता तुमच्या माध्यमामध्ये की त्यावेळेस नाही करता येत होतं शासकीकरण. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे हा दोघलापण जो आहे, या दोघलापण आता BJPचा स्पष्ट झालेला आहे. त्याच्यामुळे कामगारांच्या बद्दल महाविकास आघाडी आजही त्याच्यामध्ये तयार आहे. आमची भूमिका त्याच्यामधली आहे की कोर्टात आता हे प्रकरण आहे त्यांना शासकीकरणाचा, कोर्टाचा जो निर्णय येईल तो सरकारला मान्य राहील. त्याच्यामुळे पैशाचे जे प्रश्न होते ते राज्य सरकारने त्यांचे सगळे प्रश्न निकाली काढलेले आहेत आणि ते पहिलेच काढले होते दिवाळीच्या पहिले. फक्त ते शासकीकरणाचा मुद्दा आहे, तो कोर्टाचा निकाल येईल, त्या निकालाप्रमाणे कारवाई केली जाईल. कृषी मंत्री तोमर सह्याद्रीची उंची म्हणजे